अब देख रहे हैं इश्क है तुमसे भाग दो। मैं किसी से शादी करना ही नहीं चाहती हूँ। मेरी यही नियति थी और मैंने अपनी नियति को अपना लिया है। अगर मेरे नसीब में शादीशुदा होना लिखा होता तो मेरे पति की शादी के सिर्फ 3 महीने में एक्सीडेंट में मौत ना होती, वो आज मेरे साथ होते। कौन से जमाने में जी रही हो सौम्या तुम? और ये कैसे सोच रखी हुई है? ओ पहले वाली सौम्या कहाँ चली गई? अपने आप को एक दायरे में बंद करके क्यों जी रही हो? माना नियति पर अपना बस नहीं, पर मरने वाले के पीछे अपने आप को जिंदा मार देना कहाँ तक सही है? शायद उसने भी कभी नहीं चाहा होगा कि कभी उसे कुछ हो जाए तो उसके जाने के बाद तुम ऐसे जियो। आगे बढ़ो जिंदगी में, और मैं नई जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे भाई से ही तुम्हारा हाथ मांगने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले मैं तुमसे अपने मन की बात कहूँ। मुझे तुम्हारे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस एक ही बात जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और प्यार करता रहूंगा। और तुम्हारे साथ ही जिंदगी बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ऋषि, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। मैं अभी घर जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। भागना तुम्हारी पुरानी आदतों में से है और अभी भी तुम वही कर रही हो। लेकिन मुझे हाँ में जवाब चाहिए। मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ। नहीं, 2 दिन का नहीं, एक ही दिन का वक्त देता हूँ। कल तक मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, नहीं तो परसों मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। सौम्या ने एक बार मुड़कर ऋषि की तरफ देखा और फिर तेज कदमों से कैफे से बाहर चली गई। ऋषि थोड़ी देर ऐसे ही कैफे में बैठा रहा। उसे पता ही था कि सौम्या उसे ना ही कहेगी, लेकिन इस बार उसके इरादे पक्के थे। रात को ऋषि घर आया, उसका चेहरा उतरा हुआ था। डिनर के बाद आदिका ने ऋषि को सौम्या से हुई मुलाकात के बारे में पूछा। ऋषि ने सौम्या से जो बातचीत हुई वो सब आदिका को बता दी। आदिका ने कहा, मुझे पता था वो ना कहेगी। उसे थोड़ा समय देना पड़ेगा, वो एकदम से तैयार नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत सालों से अकेली है और उसने अपने आप को उस अकेलेपन में बंद कर दिया है। उसे उसमें से बाहर निकलने में वक्त लगेगा। लेकिन तुम बिल्कुल भी उसे अकेला मत छोड़ना। तुम मैसेजेस और कॉल के जरिए उसके साथ संपर्क में रहना। 1 मिनट के लिए भी उसकी सोच में से तुम निकलने नहीं चाहिए, तभी वो तुम्हें हाँ कहेगी। ऋषि ने मुस्कुराकर राधिका की तरफ देखा। अरे वाह, मेरी बहन तो बहुत इंटेलिजेंट है। अगर इतनी समझदार हो, इतना तुम्हें पता चलता है, तो खुद के लिए समझदारी कहाँ चली गई है? तुम्हारे खुद के लिए भी तो तुम सोच नहीं रही हो ना? जो सौम्या कर रही है वही तुम कर रही हो। आदिका ने ऋषि की तरफ देखकर कहा, बहुत फर्क है ऋषि। तुम सौम्या से प्यार करती हो, उससे शादी करना चाहते हो। मुझसे कोई प्यार नहीं करता और मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता। अगर मैं किसी से शादी करती हूँ तो मुझे एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, और मेरा मन अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं एक उम्र में बंद हूँ अब। मेरी उम्र में जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल सकता, और अगर मिल गया तो? ऋषि ने आदिका की नजरों में झांक कर पूछा, जहां अब नमी नजर आ रही थी। तो जरूर सोचूंगी, लेकिन उस इंसान से मेरी सोच भी मिलनी तो चाहिए ना। सब लड़की से तो समझदारी की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है तो उनकी समझदारी पता नहीं कहाँ चली जाती है। शायद मुझे भी एक ऐसा इंसान चाहिए जिसने मेरी तरह धोखा खोया खाया हो, क्योंकि एक धोखा खाया हुआ इंसान ही दूसरे धोखे खाए हुए इंसान को अच्छी तरह से समझ सकता है। लेकिन ऐसा इंसान मिलना नामुमकिन है। तो फिलहाल ये बात यहाँ पर ख़त्म करो और सौम्या के ऊपर ध्यान दो। रात को सौम्या को नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल रही थी। उसके जहन में बस ऋषि की बातें गूंज रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कितनी बेवकूफ़ थी जो उसे पता ही नहीं चला कि ऋषि उससे प्यार करता है। वो तो उसे बस अपना अच्छा दोस्त ही मानती थी। लेकिन अब वो उसे क्या जवाब दे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो ऋषि को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। ऋषि एक ये बहुत अच्छा इंसान था और उसके पास ऋषि को ना करने का कोई बहाना नहीं था। वो उठकर बाहर बालकनी में आई। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। अब उसे कुछ राहत महसूस हुई। उसने नीचे गार्डन में देखा तो उसका भाई गार्डन में बैठा हुआ था। उसने घड़ी देखी तो रात के 1 बज रहे थे। वैसे तो वो अपने भाई के साथ बहुत बातें शेयर करती थी, कुछ भी छुपाती नहीं थी, लेकिन उसे ऋषि की बात करना बहुत अजीब लग रहा था। वो सोच में उलझ गई कि वो ऋषि की बात अपने भाई को बताए कि नहीं बताए। अचानक अर्जुन का ध्यान भी ऊपर बालकनी में गया। उसने देखा तो सौम्या बालकनी में खड़ी थी। उसे इस वक्त सौम्या का ऐसे जागना समझ नहीं आया। उसने हाथ के इशारे से करके सौम्या को नीचे गार्डन में बुलाया। सौम्या अर्जुन से मिलने के लिए नीचे चली गई।
सौम्या नीचे आकर गार्डन में अर्जुन की बाजू में बैठ गई। इतनी रात गए तुम जाग रही हो, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? कल सुबह तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? सौम्या सोच में पड़ गई। अब क्या करूं, भाई को बताऊं कि नहीं बताऊं? कुछ सोचकर फिर उसने अर्जुन से कहा, कुछ बताना चाहती हूँ आपको। हाँ बताओ। अर्जुन को भी लगा था कि सौम्या परेशान है। मेरे कॉलेज में ऋषि नाम का एक दोस्त था, आपको याद है? हाँ याद है, बहुत अच्छा लड़का था वो। फिर वो अमेरिका चला गया था। हाँ वो अमेरिका चला गया था। फिर आज अचानक भाई वो मुझसे मिलने आया। वो 4 साल बाद वापस अमेरिका से इंडिया आया है। भाई वो कॉलेज में मुझसे प्यार करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। उसे लगता था कि वो हमारी बराबरी का नहीं है। वो जब तक हमारे बराबरी का कुछ बन जाता तब तक मेरी शादी हो गई। अब वो मुझसे शादी करना चाहता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। क्या उसे तुम्हारे बारे में पता है? हाँ भाई, वो सब कुछ जानता है और उसके बावजूद भी वो मुझसे शादी करना चाहता है। वो कहता है कि उसे मेरे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। अर्जुन ने सौम्या की तरफ देखा। और तुम क्या चाहती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। मैंने आज तक किसी के बारे में सोचा ही नहीं है। मैं कभी भी शादी करना चाहती ही नहीं थी। आपको तो पता है कि मैं अब किसी और से नहीं जुड़ सकती हूँ। और आपके साथ इतना बुरा होने के बाद तो मुझ में बिल्कुल भी दूसरी शादी करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन अब मैं ऋषि का क्या करूं? अच्छा ये बताओ, ऋषि कैसा लड़का है? वो बहुत अच्छा है भाई। उसका नेचर भी बहुत केयरिंग है। कॉलेज में भी मेरे सब दोस्तों में वो सबसे अच्छा था। तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है उससे शादी करने में? भाई ये आप कह रहे हैं? मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है। और उसने एकदम से शादी का पूछ लिया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने मुझे 2 दिन का समय दिया है। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने परसों तक जवाब नहीं दिया तो परसों वो आपको मिलने यहाँ हमारे घर आ जाएगा। वो कह रहा है कि वो सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए ही इंडिया वापस आया है। अर्जुन ने सौम्या से कहा, तुम मेरा सोचकर उसे जवाब मत दो। मेरी बात कुछ और है। देखो तुम्हारी अरेंज मैरिज थी और शायद तुम्हारी नियति थी कि उसकी शादी के 3 महीने में ही डेथ हो गई। तुम्हें कोई बुरे अनुभव से गुजरना नहीं पड़ा है। तुम्हारी 3 महीने की शादीशुदा लाइफ अच्छी थी, जबकि मैं एक बहुत बुरे अनुभव से गुजरा हूँ। लव मैरिज करने के बावजूद भी मैंने एक गलत साथी को पसंद किया और गलत लड़की से प्यार किया, जिसका नतीजा मुझे भुगतना ही था। ऋषि एक बहुत ही अच्छा लड़का है। वो तुम्हारे पास को जानने के बाद भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है। तुमसे शादी करना चाहता है, तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है? अकेले जिंदगी नहीं कटती है। अभी तुम्हारी उम्र भी नहीं है। अगर तुम्हें समझने वाला, प्यार करने वाला कोई अच्छा जीवन साथी मिलता है तो उससे शादी करने में क्या हर्ज है? तुम्हें इस मामले में पॉजिटिव सोचना चाहिए। और फिर एक बार मैं ऋषि से और उसकी फैमिली से मिलना चाहूँगा। उसकी फैमिली में कौन कौन है? भैया, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गई। ऋषि की फैमिली में उसकी चाची और उसकी बेटी है, यानी कि ऋषि की बहन। और इत्तेफाक से ऋषि की बहन मेरे कॉलेज में, मेरे डिपार्टमेंट में मेरी हेड है, पार्थवी। ऋषि जब छोटा था तब उसके मम्मी पापा की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके बाद उसके चाची ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। तो ठीक है, मैं कल पहले ऋषि के घर जाकर उसकी चाची और उसकी बहन से मिलना चाहूँगा। और मैं ऋषि से भी मिलना चाहता हूँ। एक बार अपने तरीके से बातचीत करना चाहता हूँ। तब तक तुम भी अपने हिसाब से सोच लो और देख लो तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा इस शादी के लिए, लेकिन ऋषि सही में अच्छा लड़का है, तो तुम्हें पॉजिटिव सोचना चाहिए। बाकी का फैसला हम कल ऋषि और उसके घर वालों से मिलकर करेंगे। रात बहुत हो गई है, अब जाकर सो जाओ। मैं भी सो जाता हूँ। कल हम दोनों को ही काम पर जाना है। दूसरे दिन सुबह सौम्या ने ऋषि को कॉल किया और उसे बताया कि उसका भाई उससे और उसकी फैमिली से मिलना चाहता है। पहले यकीन ही नहीं हुआ कि सौम्या इतनी जल्दी एक स्टेप आगे बढ़ेगी और उसके बारे में पॉजिटिव सोचेगी। उसने तुरंत ही सौम्या को हाँ बोल दिया। सौम्या ने कहा कि उसके भाई शाम को 6 बजे उसके घर उनसे मिलने के लिए आएंगे। ऋषि ने भी हाँ बोल दिया और फोन काट कर आदिका को बताने चला गया। ऋषि ने जाकर आदिका को सौम्या के कॉल के बारे में बताया। वो भी बहुत खुश हो गई। वो चाहती थी कि ऋषि अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए और उसे उसका प्यार मिल जाए। उसे सौम्या से इतनी जल्दी हाँ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी अब सौम्या का रिस्पॉन्स देखकर उसे खुशी हो रही थी। काम की वजह से वो ऑफिस से छुट्टी तो नहीं ले सकती थी, लेकिन आज उसने हाफ डे लेने का फैसला कर लिया। आदिका ने जाकर अपनी माँ को सौम्या के बारे में बताया। मधु जी भी सौम्या के बारे में सुनकर बहुत खुश हो गई। वो भी यही चाहती थी कि बस ऋषि का घर बस जाए। आदिका ने अपनी माँ से कहा, मुझे कल कॉलेज किसी भी हालत में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं हाफ डे लीव लेकर 1 या 2 बजे तक घर वापस आ जाऊंगी।
और फिर आकर उनके लिए नाश्ते की तैयारी करती हूँ। आप किसी भी तरह की चिंता मत करना और थोड़ा बहुत काम में कविता को भी बोल देती हूँ, वो भी कर लेगी। कॉलेज में आद्रिका की मुलाकात सौम्या से हुई। काम ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन आद्रिका ने सौम्या से बस इतना ही कहा, तुम जो भी फैसला करोगी वो सही करोगी। लेकिन ऋषि को भी मैं बचपन से जानती हूँ, वो मेरा भाई है, बहुत ही अच्छा है और तुम्हें बहुत खुश रखेगा। आद्रिका की बातें सुनकर सौम्या ने सिर्फ मुस्कुराकर नजरें झुका दी। अर्जुन शाम को 4 बजे ही घर से वापस आ गया। उसने आकर अपनी माँ को ऋषि के बारे में बताया। अर्जुन की माँ गंगा जी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऋषि सौम्या से शादी करना चाहता है। वो भी ऋषि को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। कॉलेज के समय में ऋषि का उनके घर पर काफी आना जाना था और ऋषि का स्वभाव उन्हें भी बहुत पसंद था। गंगा जी ने अर्जुन से कहा, ऋषि बहुत अच्छा लड़का है और मुझे नहीं लगता कि 4 सालों में उसमें कोई ज्यादा बदलाव आया होगा। अगर हो सके तो ये रिश्ता पक्का ही कर देना। एक बार बस सौम्या की शादी हो जाए तो मुझे थोड़ी भी शांति हो जाए। उसे अकेला देखकर मेरा जी दुखता है। अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और मुझ पर भरोसा रखें। अगर ऋषि सच में सौम्या के लिए सही है तो यह शादी होकर ही रहेगी। आदिका के घर का डोर बेल बजी। आदिका ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने अर्जुन खड़ा था। आदिका अर्जुन को देखकर हैरान रह गई। वहीं अर्जुन भी आदिका को वहां देखकर हैरान रह गया। उसने आदिका से कहा, मैं सौम्या का भाई हूँ। आदिका ने अर्जुन को अंदर आने के लिए कहा। उसने अर्जुन को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं ऋषि की बहन हूँ। अब आदिका और अर्जुन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों के लिए सौम्या और ऋषि को लेकर आगे की एक राह और आसान हो गई। अर्जुन को आधी राहत आदिका और गंगा जी को देखकर ही हो गई थी। उसका बाकी का डाउट ऋषि से मिलकर ही क्लियर हो गया था। वो ऋषि को मिलकर बहुत खुश हो गया। ऋषि में अभी कोई बदलाव नहीं आया था। वो वैसा ही था जैसे 4 साल पहले था। ऋषि से बातें करने पर उसे ये साफ समझ आ गया था कि ऋषि सौम्या से बहुत प्यार करता है और उसे सच में सौम्या के पास से कोई मतलब नहीं है। ऋषि से अच्छा जीवन साथी सौम्या को मिल ही नहीं सकता था, जो सौम्या के पास्ट को भूलकर उसके साथ शादी करना चाहता था और उसे एक नई जिंदगी देना चाहता था। अर्जुन को मधु जी के ऊपर भी मान हुआ। उन्होंने ऋषि को उसके माँ बाप के डेथ के बाद बहुत अच्छे संस्कार और परवरिश दी थी, जिस वजह से ऋषि आज एक सुलझा हुआ और बेहतर इंसान था। अब उसे ऋषि और सौम्या की शादी से कोई ऐतराज नहीं था। अर्जुन ऋषि और सौम्या की शादी पक्की करके घर आया कि माँ गंगा जी कब से अर्जुन का ही इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने आकर सौम्या के सर पर हाथ रखा और कहा कि ऋषि से अच्छा जीवन साथी तुझे कहीं नहीं मिल सकता है। वो एक बहुत ही सुलझा हुआ और बेहतरीन इंसान है, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी पक्की करके आया हूँ। आज से 2 दिन बाद तुम्हारी सगाई और उसके 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। सौम्या को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने हाँ कर दी, क्योंकि उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा था। उसका भाई उसके लिए जो भी करेगा वो सही ही करेगा और उसे ऋषि पर भी भरोसा होने लगा था। उसे इतना तो पक्का यकीन था कि ऋषि उसे कभी भी धोखा नहीं देगा। उसने भी अर्जुन को हाँ कह दी, क्योंकि ऋषि से मिलने के बाद उसकी भी सोच बदल गई थी। आज तक वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब से ऋषि से मिलकर आई थी उसका शादी को लेकर नजरिया ऋषि ने बदल दिया था और वो अब खुद भी ऋषि से शादी करना चाहती थी। ऋषि और सौम्या की शादी तय हो गई। ऋषि की तरफ से गिने चुने 20 लोग थे, जिनमें आद्रिका की दोस्त रश्मि और ऋषि का पूरा फ्रेंड सर्किल था। और अर्जुन सौम्या की शादी में ज्यादा लोग नहीं चाहता था। वो चाहता था कि एक सिंपल फंक्शन में ही सौम्या की शादी हो, इसीलिए उसने भी अपने स्टाफ और कुछ गिने चुने 20 लोगों को ही बुलाया था। एक छोटे से फंक्शन में दोनों की शादी करना तय हुआ। सगाई के 2 दिन बाद ही सिंपल तरीके से शादी का मुहूर्त निकल गया। अर्जुन ने एक रिजॉर्ट में ही सगाई और शादी का फंक्शन दोनों ही रखा था। ऋषि की फैमिली को कोई भी दिक्कत ना हो और शादी की तैयारियां भी साथ साथ हों। आदिका को भी इससे कोई एतराज नहीं था, क्योंकि उसे भी पता था कि कॉलेज से उसे बहुत कम दिनों की छुट्टी मिलेगी और उसे इस कम समय में सब मैनेज करना है। उसे अपनी माँ की हालत भी पता थी। वो उसकी तबीयत के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। सौम्या के लिए तो ये सब जैसे एक सपने जैसा था। सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगने लगा कि जैसे वो कोई नई दुनिया में जाने वाली है। आद्रिका को बड़ी मुश्किल से 6 दिन की छुट्टी कॉलेज से मिल पाई थी, वो भी सगाई वाले दिन से लेकर शादी के दूसरे दिन तक। सौम्या को भी एक वार्निंग के साथ छुट्टी मिली थी। शादी तय हो जाने पर सौम्या ने जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया था और उसने जॉब छोड़ने की नोटिस भी दे दी थी। सगाई वाले दिन आद्रिका ने पर्पल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। रश्मि ने बड़ी जिद करके उसे ये साड़ी पहनाई थी। वैसे तो आद्रिका 35 साल की उम्र में भी खूबसूरत दिखती थी और उसने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ था,
लेकिन उसने गहरे कलर पहनना छोड़ दिए थे। वो सिर्फ लाइट कलर ही पहनती थी ताकि वो लोगों की नज़र में ना आए। पर्पल कलर में आद्रिका का रूप निखर आया था। गिने चुने जो कोई भी मेहमान आए थे उन सबकी नज़र आद्रिका के ऊपर जाकर ठहर जाती थी। एक तरफ आद्रिका की माँ मधु जी और सौम्या की माँ गंगा जी साथ में ही बैठी थी। आद्रिका को बार बार अपने माँ का ध्यान रखने की आदत थी, इसीलिए वो फंक्शन के बीच में भी जाकर अपनी माँ और गंगा जी के हालचाल पूछ लेती थी और उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं ये देख लेती थी। अर्जुन का ध्यान ना चाहते हुए भी आद्रिका की तरफ जा रहा था। उसने मोना के जाने के बाद से अपने दिल के दरवाजे किसी भी लड़की के लिए बंद कर दिए थे। वो किसी भी लड़की की तरफ ध्यान ही नहीं देता था। मोना से डाइवोर्स हुए 10 साल हो गए थे, लेकिन इन 10 सालों में कोई भी लड़की अर्जुन का मन नहीं बदल पाई थी। लेकिन पता नहीं क्यों आद्रिका पहले दिन से ही उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ गंगा जी भी आद्रिका के स्वभाव से बेहद खुश थी। उन्होंने आद्रिका जैसी लड़की आज तक नहीं देखी थी, जो अपनी माँ का इतना ध्यान रखती थी और अपनी माँ के साथ साथ उनका भी इतना ध्यान रखती थी। हर थोड़े समय पर आकर खाने पीने के लिए पूछ जाना, उनको देख जाना, इतना ध्यान सौम्या और अर्जुन ने भी कभी उनका नहीं रखा था। सगाई के दूसरे दिन ही हल्दी और शाम को संगीत का फंक्शन था। ऋषि और सौम्या के सब दोस्त उन दोनों की शादी से बेहद खुश थे। वो सब भी ऋषि के अचानक ऐसे अमेरिका चले जाने से और सौम्या के विधवा हो जाने के बाद सबसे कट जाने से बेहद दुखी थे। उन दोनों की शादी तय होने से उन्हें अपने पुराने दोस्त जैसे वापस मिल गए थे। गंगा जी दोनों ही अलग अलग वजह से आद्रिका की तरफ आकर्षित हो रहे थे। आद्रिका ने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से अकेले ही मैनेज किया था। इतने सारे फंक्शन के बीच में भी वो 1 मिनट भी अपनी माँ का ध्यान रखना नहीं चूकी थी और साथ में उसने गंगा जी का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा था। शादी फिक्स होते ही सौम्या ने अपने कॉलेज में जॉब छोड़ने के लिए एप्लीकेशन दे दी थी। कॉलेज के नियम के अनुसार 1 महीना पहले ही नोटिस देनी पड़ती है, इसलिए सौम्या को कैसे भी करके 1 महीना अपनी जॉब पूरी करनी थी। इसीलिए वो हनीमून पर नहीं जा पाए थे। इस वजह से उसे काफ़ी समय आद्रिका के साथ बिताने का मौका मिला था। आद्रिका के साथ रहते रहते उसे इतना ज़रूर पता चला था कि आद्रिका भले ऊपर से अपने आप को मजबूत दिखाती है, पर वो अंदर से बहुत टूटी हुई है। ऋषि के बहुत कम समय यहाँ रहने की वजह से उसका बार बार अर्जुन के घर आना जाना लगा ही रहता था और कुछ नहीं होता था तो अर्जुन और उसकी माँ आद्रिका के घर पर आ जाते थे। इसी दौरान अर्जुन को आद्रिका को नज़दीक से जानने का मौका मिला था। उसे इतना पता चला था कि आद्रिका उससे कुछ साल ही छोटी है और उसने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन वो अभी आद्रिका की शादी ना करने की असली वजह नहीं जानता था। इतने सालों में उसे आद्रिका बाकी सभी लड़कियों से बहुत अलग लगी थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो आद्रिका को लेकर इतना क्यों सोच रहा है। वक्त धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। ऋषि और सौम्या की शादी को 1 महीना हो गया था। सौम्या ने अब कॉलेज की जॉब छोड़ दी थी। साथ में ऋषि की अमेरिका वापस लौटने की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। सौम्या को अभी अमेरिका जाने में 8 महीने लगे ऐसा था। ऋषि ने सौम्या को वहां ले जाने की सारी प्रोसीजर तो शुरू कर दी थी, पर उसमें और समय लगने वाला था। ऋषि और सौम्या की शादी से वजह से आद्रिका और अर्जुन की काफ़ी बार मुलाकात हो जाती थी, लेकिन वो मुलाकात एक औपचारिक मुलाकात ही रहती थी, क्योंकि ना तो अर्जुन एक कदम आगे बढ़ पाया था और ना ही आद्रिका उस दिशा में सोच रही थी। उसने तो वैसे भी शादी के लिए सोचना बंद कर दिया था। अर्जुन की माँ गंगा जी ज़रूर चाहती थी कि अर्जुन अपनी पिछली ज़िंदगी भुलाकर आद्रिका के बारे में एक बार सोचे, क्योंकि उन्हें आद्रिका बाकी लड़कियों से अलग और अच्छी लगी थी, लेकिन वो अर्जुन से आद्रिका के बारे में कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। सौम्या की शादी हो जाने से गंगा जी की तबीयत में एकदम से सुधार आ गया था। वो हमेशा बीमार और निराश रहती थी, अब वो धीरे धीरे अच्छी हो रही थी। व्हीलचेयर छोड़कर अपने पैरों पर खुद से खड़ी होने लगी थी। अर्जुन भी गंगा जी की तबीयत में आए सुधार से बहुत खुश था। आद्रिका के साथ रहते रहते सौम्या ने इतना ज़रूर देखा कि आद्रिका ने अपने आप को एक रूटीन में कैद करके रखा हुआ है, जो सुबह उठकर माँ से शुरू होकर कॉलेज जाने से लेकर माँ की देखभाल पर रात को माँ के साथ ही ख़त्म होता था। वो उनके इस अकेलेपन का कारण तो नहीं जानती थी, पर उसके अकेलेपन को महसूस ज़रूर कर सकती थी, क्योंकि इस अकेलेपन के दर्द से वो खुद भी गुजर चुकी थी। वो आद्रिका के दर्द को भी महसूस कर रही थी। चेहरे पर मुस्कान होते हुए भी आंखों में छुपी उदासी को सौम्या देख सकती थी। वो आद्रिका के बारे में कुछ जानती नहीं थी और उसमें आद्रिका को पूछने की हिम्मत भी नहीं थी। उसने ऋषि से ही आद्रिका के बारे में जानने का निश्चय कर लिया। उसने मौका पाकर ऋषि से आद्रिका के बारे में पूछ लिया। ऋषि को भी लगा कि सौम्या उसके परिवार का हिस्सा है, तो उसे आद्रिका के बारे में जानने का पूरा हक है। वो उसके अकेलेपन के दर्द को समझेगी, क्योंकि कभी उस दर्द से वो भी गुजर चुकी है। सौम्या ने ऋषि से कहा, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाहती हूँ। तुमने और आद्रिका दी ने मेरे साथ दिया
नहीं होता तो मैं इस अकेलेपन से कभी बाहर नहीं निकल पाती। मैं चाहती हूँ कि आद्रिका दी इस अकेलेपन से बाहर आए। मुझे पता है कि मैं पहले कितनी बड़ी गलती कर रही थी और अब जब मैं तुमसे जुड़ी हूँ तब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितनी गलत थी, मेरी सोच भी कितनी गलत थी। मैं चाहती हूँ कि आद्रिका दी भी इस गलती को सुधारे। ऋषि थोड़ी देर एकदम चुप रहा, फिर उसने आद्रिका के बारे में बताना शुरू किया। साहिल हमारा पड़ोसी था। आदिका और साहिल बचपन के दोस्त थे। दोनों स्कूल में भी एक ही क्लास में पढ़ती थी और कॉलेज में भी साथ ही पढ़ते थे। साहिल का पता नहीं, लेकिन आद्रिका साहिल से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। साहिल की माँ की बचपन में ही मौत हो गई थी। उसके पापा ने दूसरी शादी नहीं की थी। वो और उसके पापा अकेले ही रहते थे। इस वजह से चाची को भी साहिल से सहानुभूति थी। अक्सर साहिल हमारे घर पर ही रहता था और चाची उसे कुछ न कुछ बनाकर खिलाती पिलाती रहती थी। चाची उसका अपने बच्चे के जैसे ही ध्यान रखती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद साहिल के पापा हार्ट अटैक से मौत हो गई। साहिल एकदम अकेला हो गया। उसने आगे पढ़ना छोड़ दिया। इधर आद्रिका ने आगे पढ़ाई जारी रखी थी। वो कॉलेज में प्रोफेसर बनने के एग्जाम की तैयारियां कर रही थी, लेकिन साहिल कुछ नहीं कर रहा था। वो बस इधर उधर घूमता रहता था। अचानक से उसके दिमाग में अमेरिका जाने का भूत चढ़ा, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन उसकी ऐसी थी नहीं कि वो अमेरिका जा सकी, और ना ही ऐसी कोई डिग्री उसके पास थी। फिर भी आदिका ने उसे दिलासा दिया और हर तरह से मदद करने की हिम्मत दी। आदिका ने साहिल को अमेरिका में आगे पढ़ने जाने के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन साहिल वो एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर पाया। अमेरिका जाने का पागलपन उसके दिमाग में इतना ज़्यादा हावी हो गया था कि वो बस कैसे भी करके अमेरिका जाना चाहता था। कुछ सालों में आदिका प्रोफेसर भी बन गई और कॉलेज में जॉब भी करने लगी थी। साहिल का पागलपन पूरा करने के लिए आदिका ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने चाची की अच्छी खासी रकम और अपनी सेविंग सब साहिल को अमेरिका भेजने के लिए खर्च कर दी। साहिल ने आदिका के प्यार की परवाह किए बगैर अमेरिका जाने के लिए वहाँ की किसी लड़की से शादी कर ली। हमारे लिए और आदिका के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, लेकिन साहिल ने उसे दिलासा दिया कि उसने सिर्फ वहाँ जाने के लिए शादी की है। जैसे ही वो वहाँ सेटल हो जाएगा, वो उस लड़के को डाइवोर्स दे देगा। साहिल के प्यार में पागल आदिका उसकी बातों पर यकीन करती रही। धीरे धीरे साहिल ने बिल्कुल ही कांटेक्ट तोड़ दिया। जिस एड्रेस पर वो रहता था उसने वो घर और शहर भी छोड़ दिया। आदिका अभी भी साहिल की छोटी उम्मीद में जी रही थी। उसी दौरान अचानक मेरा भी अमेरिका जाना तय हो गया। मैंने अमेरिका जाकर अपने तरीके से साहिल की खोज खबर शुरू की। थोड़े समय में मुझे पता चला कि साहिल ने अमेरिका जाने के लिए जिस लड़की से शादी की थी, उसे तो उसने 1 साल में ही डाइवोर्स दे दिया था। उसके बाद तो उसने अपने ऑफिस में उसके साथ जॉब कर रही किसी लड़की के साथ शादी की थी और उसकी एक बेटी भी है। आदिका यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि साहिल ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था। उसके साथ प्यार का सिर्फ खेल खेला था। उसने अपना सब कुछ साहिल के पीछे लुटा दिया। साहिल को अमेरिका भेजने के लिए उसने अपना सब कुछ लुटा दिया और साहिल ने वहाँ जाकर उसे लात मार दी। वो वहाँ पर सेटल हो गया, एक अच्छी लाइफ जीने लगा, शादी कर ली। उसे आदिका से कोई मतलब ही नहीं था। साहिल से मिलने गया तो उसने मेरा बहुत अपमान किया और आदिका के बारे में भी बहुत गलत बोला। कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ना ही कभी देखा था। साहिल के धोखे ने आदिका को तोड़ दिया। इस धोखे के बाद से उसे प्यार पर विश्वास ही नहीं रहा। उसने शादी ना करने का फैसला कर लिया और वो किसी पर भरोसा ही नहीं करती है। साहिल से धोखा खाने के बाद वो बस अपने अकेलेपन के साथ ही जी रही है। उसकी दुनिया सिर्फ उसकी जॉब और चाची है। चाची को आदिका की बहुत चिंता होती है। वो सोचती है उनके जाने के बाद वो अकेली कैसे जिएगी, लेकिन आदिका कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं है। शादी करनी ही नहीं है और अब तो उसकी उम्र भी हो गई है, 35 की हो गई है वो। सो मैंने ऋषि से कहा, 35 की हुई है, 50 की तो नहीं हुई है। 35 कोई उम्र नहीं है रुक जाने की। 35 में भी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अब तो कितने लोग जो करियर ओरिएंटेड होते हैं वो 30 के बाद ही शादी करते हैं। तुमने ऐसे कैसे हार मान ली और आदिका दी को ऐसे ही उनके हाल पर छोड़ दिया? पता है मेरे भाई का भी सेम ऐसा ही हुआ था, लेकिन फ़र्क इतना है कि उन्हें अपनी शादीशुदा लाइफ में धोखा मिला। उन्होंने मोना से बहुत प्यार किया था, लेकिन मोना ने कभी भी भाई से प्यार नहीं किया। उसने तो सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। उसने भी भाई को धोखा दिया और उसके बाद भाई टूट गए। भाई भी अब शादी नहीं करना चाहते हैं। एक समय में भी ऐसी ही थी, मैं भी टूट गई थी, लेकिन अब मुझे ज़िंदगी का असली मतलब समझ आ रहा है। जो गलती मैंने की थी वो गलती मैं अपने अपनों को नहीं करने दे सकती। तुम अपनी तरफ से कोशिश करके देख लो, लेकिन मुझे पता है कि आदिका कभी भी नहीं मानेगी, और अगर वो तुम्हारी बात मानती है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ऋषि ने निराश आवाज में सौम्या से कहा।
मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया भी है और मैंने कुछ अलग सोचा भी है, लेकिन वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि हम लोग हनीमून पर तो कहीं गए नहीं हैं, तो क्यों ना हम हनीमून के बहाने एक फैमिली ट्रिप कर लेते हैं। मेरे भाई और माँ और यहाँ से आद्रिका दी और चाची, हम सबको लेकर 3-4 दिन के लिए कहीं घूमने चलते हैं। सौम्या और ऋषि दोनों अपनी अपनी फैमिली को लेकर 4 दिन के लिए पंचगनी गए। ऋषि बस 15 दिन में अमेरिका वापस लौटने वाला था और उसके कुछ महीनों में सौम्या भी अमेरिका चली जाने वाली थी। दोनों चाहते थे कि थोड़ा जो समय बचा है वो अपनी फैमिली के साथ बिताएं। ऋषि से शादी करने के बाद सौम्या को एक साथी की अहमियत समझ में आई थी, क्योंकि शादी के सिर्फ 3 महीने में ही उसे अपने पति की डेथ हो गई थी। जब तक वो दोनों एक दूसरे को समझ पाते उसके पहले ही सौम्या अकेली हो गई। उसे अब यह एहसास हो रहा था कि आज तक वो कितना गलत सोचती थी। उसने अपने पति की मौत के बाद अपने आप को एक दायरे में बंद कर दिया था। उस समय शायद वो कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। शादी के सिर्फ 3 ही महीने में मिले इतने बड़े झटके और अपने भाई की इतनी बुरी असफल शादीशुदा जिंदगी को देखकर वो अंदर से टूट गई थी। अगर ऋषि उसकी जिंदगी में वापस नहीं आता तो शायद वो जिंदगी जीना ही भूल गई थी। अब जब वो आद्रिका और अर्जुन को अकेले देख रही थी तब उसे समझ आ रहा था कि वो दोनों भी किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। दोनों ही धोखे के शिकार हुए हैं। आज तक तो उसने अपने भाई के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि वो खुद कभी अपने दुख से बाहर ही नहीं आ पाई थी। लेकिन अब जब उसे सही मायने में समझ आने लगा था तो वो चाहती थी कि आद्रिका और अर्जुन जीवन साथी बने, एक दूसरे का सहारा बने। दोनों ही अपने आप में अकेले अधूरे थे। अगर वो दोनों मिल जाएंगे तो पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि दो टूटे हुए इंसान एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। और यहाँ पर आद्रिका और अर्जुन दोनों ही टूटे हुए थे। बहुत ही सुंदर जगह पर रिजॉर्ट बना हुआ था, जहाँ से सामने दूर दूर तक फैली पहाड़ियाँ दिखती थी। फरवरी का महीना होने की वजह से मौसम भी ठंडा था। गंगा जी और मधु जी को एक दूसरे की अच्छी कंपनी मिल गई थी। वो दोनों बैठकर अपने ज़माने की बातें किया करते थे। सौम्या और ऋषि अपने हिसाब से घूमते फिरते रहते थे। आदिका या तो बुक पढ़ती रहती थी या फिर गंगा जी और मधु जी की बातें सुनती थी, या तो फिर इस रिजॉर्ट के आजू बाजू वॉक करने जाती थी। अर्जुन तो एक्सरसाइज और स्विमिंग ही करता था। वो रिजॉर्ट में बने जिम में ज़्यादातर समय व्यतीत करता था या फिर स्विमिंग करता था, या बाकी के समय में वो भी वॉक पर चला जाता था। अभी तक सौम्या ने ऋषि को अपने इरादे बताए नहीं थे। वो मौका देकर ऋषि को बताना चाहती थी। यहाँ पंचगिनी रिजॉर्ट में आए हुए उनको 2 दिन हो गए थे। को भी टेंशन हो रही थी, क्योंकि उसके पास अब से 2 ही दिन बचे थे और 2 ही दिन में उसे अर्जुन और राधिका को शादी के लिए राजी करना था। सौम्या ने रात को मौका देखकर ऋषि से आदिका और अर्जुन की शादी की बात की। सौम्या की बात सुनकर ऋषि बेड से उछल पड़ा। नो, इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे भाई का नहीं पता, लेकिन आदिका कभी नहीं मानेगी। और इसे भनक भी लग गई ना कि हम इस इरादे से यहाँ पर उसे लेकर आए हैं, तो वो बहुत नाराज़ हो जाएगी मुझसे। देखो, तुम शांति से सोचो। अभी तक भाई को भी नहीं पता है कुछ भी। ये बस मैं तुम्हें ही बता रही हूँ। मैंने माँ और चाची को भी नहीं बताया है, लेकिन हम चाहें तो ये कर सकते हैं। और मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मेरी माँ सौम्या को पसंद करती है। भाई को भी मैंने चुपके चुपके से कितनी बार आतिका को देखते हुए देखा है, लेकिन फिर वो अपनी नज़र बदल देती हैं। देखो, तुम समझने की कोशिश करो। आज तक यही गलती मैं कर रही थी, जबकि मेरा कोई बुरा अनुभव भी शादी या प्यार को लेकर नहीं था। मैं बस शादी के 3 महीने में विधवा हो गई थी। लेकिन यहाँ पर आद्रिका दी और भाई दोनों बुरे अनुभवों से गुजरे हैं। दोनों को ही प्यार में धोखा मिला है। भाई ने तो शादी भी की और उन्हें धोखा मिला। सोचो, किसी ऐसे इंसान के लिए अपने आप को अकेला कर देना कहाँ तक सही है, जो इंसान ने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं और तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक बनाकर तुम्हें लात मारकर अकेला छोड़कर चला गया। क्या ऐसे इंसान के पीछे पूरी जिंदगी अकेले रहना सही है? किसी और के धोखे की सजा अपने आप को देना कहाँ तक सही है? ये दोनों यही कर रहे हैं। ये दोनों ही बेगुनाह होते हुए किसी और के गुनाह की सजा अपने आप को दे रहे हैं। आज तक मैं शायद स्वार्थी हो गई थी, या फिर मैं अपने दुख में इतनी डूबी थी कि मैं अपने भाई के दुख को समझ ही नहीं सकी। मैंने कभी भी उनकी तकलीफ को समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब मुझे उनका दुख समझ में आ रहा है। तुम्हारे साथ जब मैंने नई जिंदगी शुरू की है, तब मुझे एहसास हो रहा है कि उनको भी नई जिंदगी शुरू करने का पूरा हक है। तुम कह तो बिल्कुल सही रही हो। देख लो तुम अपने हिसाब से क्या कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जब भी कहोगी मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा। ऋषि के जवाब से सौम्या के चेहरे पर भी सुकून आ गया। उसे बस अब कल का इंतजार था। सौम्या ने जो सोचा था वो बिल्कुल मुश्किल ज़रूर था, पर इम्पॉसिबल नहीं।
क्योंकि अब तक अर्जुन और राधिका भी एक दूसरे के स्वभाव से थोड़े थोड़े परिचित हो चुके थे और उन दोनों में बहुत बनती नहीं थी तो कुछ बिगड़ा भी नहीं था। वो दोनों औपचारिक बातें तो कर ही लेते थे। उन दोनों की पसंदें काफी हद तक मिलती थी, बस वो दोनों थोड़ा एक दूसरे से दूर दूर रहते थे। सो मैंने रात में ही सोच लिया था कि वो सुबह ही अपने भाई का मन टटोलने की कोशिश करेगी और उसके बाद खुद जाकर राधिका से बात करेगी। सौम्या की आंख थोड़ी देर से खुली। वो उठकर बाहर आई तो उसने अपनी माँ और चाची दोनों को बैठकर गप्पे लड़ाते हुए देखा। उसने सब तरफ देखा लेकिन उसे उसका भाई और आदिका दोनों ही नजर नहीं आए। वो सब जगह उन्हें ढूंढ कर आई लेकिन वो दोनों कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। वो वापस बाहर आई और अपनी माँ के पास बैठकर उन दोनों का इंतजार करने लगी। तभी उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने देखा तो उसका भाई और आद्रिका दोनों साथ साथ बातें करते हुए हंसते हंसते बाहर से अंदर रिजॉर्ट में उनके पास आ रहे थे। ऋषि के लिए भी ये नज़ारा किसी झटके से कम नहीं था। वो भी हैरानी से उन दोनों को ही देख रहा था। आदिका और अर्जुन को इस तरह से एक दूसरे के साथ हंसते हंसते बात करते हुए आते देखकर ऋषि सौम्या दोनों ही हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में बातें भी करेंगे और वो भी इस तरह से हंसते हंसते आएंगे। सौम्या तो ना जाने रात से कितनी प्लानिंग कर रही थी अपने भाई से बात करने के बारे में, लेकिन सुबह तो पूरा नज़ारा ही बदल गया था। सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए इकट्ठा हो गए थे। ऋषि ने इशारों से ही सौम्या को कुछ भी बोलने से या पूछने से मना किया, इसीलिए सौम्या ने उन दोनों को लेकर कोई बात छेड़ी ही नहीं। उन दोनों के साथ नॉर्मल ही बात करने लगी। ब्रेकफास्ट के बाद जब सब गार्डन में बैठकर बातें कर रहे थे तब आद्रिका ने उनको बताया कि यहाँ पर नज़दीक में ही एक फॉल है। दोनों ही अलग अलग जगह से उस फॉल तक पहुंचे थे। वहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत था, दो चार लोगों को छोड़कर वहाँ पर कोई भीड़ नहीं थी। आदिका ने ऋषि से कहा कि मैं थोड़ी देर वहाँ पर बैठना चाहती थी लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, इसीलिए मैंने मिस्टर अर्जुन से रिक्वेस्ट की वहाँ बैठने की। वो मान गए। बातचीत में इतना समय चला गया कि हम लोगों को पता ही नहीं चला कि कितने बज गए हैं। सौम्या इस बात से खुश हुई कि दोनों के बीच में बातचीत तो हुई, क्योंकि अभी तक इतने समय से दोनों एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते थे, सिर्फ औपचारिक मुलाकात ही होती थी। लेकिन अब सौम्या को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने भाई से बात करे कि नहीं करे। फिर ऋषि ने सौम्या से अर्जुन से बात करने से मना कर दिया। उसने कहा कि अब इन दोनों पर छोड़ दो और जो होता है वो देखो। है कि जो बातचीत शुरू हुई है वो हमारे कुछ कहने से वापस बंद हो जाए और जो थोड़ी बहुत भी उम्मीद है वो अभी टूट जाए। सौम्या को भी ऋषि की बात सही लगी। उसने भी फिलहाल चुप रहना ही सही समझा। 4 दिन बाद सब वापस अपने अपने घर लौट आए, रूटीन में बिजी हो गए। ऋषि जाने की तैयारियों में लग गया और साथ में सौम्या को वहाँ बुलाने के प्रोसीजर में भी उलझ गया। इस 4 दिन की छुट्टी में इतना फायदा हुआ कि अर्जुन और राधिका के बीच अच्छी सी दोस्ती हो गई। दोनों ने एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज किए और दोनों एक दूसरे से सहज बातचीत भी करने लगे। थोड़े समय में ऋषि वापस अमेरिका चला गया। जॉब छोड़ दी थी, इसीलिए वो थोड़े दिन आद्रिका के साथ रहती थी और थोड़े दिन अपने भाई और माँ के साथ। इस वजह से अक्सर अर्जुन और आद्रिका की भी मुलाकात हो जाती थी। सौम्या चाहकर भी अपने भाई से आद्रिका के बारे में बात नहीं कर पाई थी। उसने सब वक्त पर छोड़ दिया था। हाँ, लेकिन इसका फ़ायदा इतना ज़रूर हुआ था कि अब सौम्या जब भी आद्रिका के साथ शॉपिंग, मूवी, लंच या डिनर पर जाती थी, अर्जुन भी कई बार उनके साथ जाता था। अर्जुन को आद्रिका की कंपनी अच्छी लगती थी। सौम्या अपने भाई के घर रहने गई थी, तब अर्जुन पर आद्रिका का आधी रात को कॉल आया। आद्रिका की माँ एकदम से बेहोश हो गई थी। आधी रात को उसे समझ नहीं आया कि किसे बुलाए। उसने एम्बुलेंस पहले ही बुला ली थी और वो हॉस्पिटल पहुंचने ही वाली थी। फिर उसे अर्जुन का ख्याल आया था। आदिका जब अपनी माँ को लेकर एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंची तब तक अर्जुन भी सौम्या के साथ वहां पहुंच चुका था। हॉस्पिटल में पहुंचते ही हॉस्पिटल वालों ने बताया कि आदिका की माँ मधु जी अब इस दुनिया में नहीं है। उनको हार्ट अटैक आया और अब उनका देहांत हो चुका है। आदिका के लिए सदमा इतना गहरा था कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तब वो अपने घर में थी और उसकी माँ की अंतिम विदाई की तैयारी चल रही थी। अर्जुन और सौम्या ने सब कुछ संभाल लिया था। ऋषि थोड़े समय पहले ही गया था, इसलिए वो वापस नहीं आ सका। आदिका को तो कोई होश ही नहीं था। वो बस यंत्रवत जो अर्जुन और सौम्या उसे कह रहे थे वो कर रही थी। आदिका के लिए उसकी दुनिया सिर्फ उसकी माँ थी। माँ के जाने से उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। आदिका ने अपनी माँ को मुखाग्नि दी। उसे कुछ होश नहीं था। जब वो घर वापस आई तो उसे होश आया। पूरा खाली घर में अब वो अकेली थी अपनी माँ के बगैर। इतने सालों का उसकी माँ का साथ पल भर में छूट गया था। आदिका के लिए ये सदमा बर्दाश्त से बाहर था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन आदिका ने एक चुप्पी साध ली थी
की मौत पर और साहिल के धोखे पर वो इतनी नहीं टूटी थी जितना वो अपनी माँ की मौत से टूट गई थी। सौम्या के भी अमेरिका के वीज़ा आ गए थे। वो ऐसे आतिका को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी भी मजबूरियाँ थी। उसे भी ऋषि के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी थी। वो अमेरिका ऋषि के पास वापस चली गई। उससे आतिका की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। आतिका यंत्रवत जी रही थी। अर्जुन हर एक दिन छोड़कर आतिका से मिलने आता था। वैसे तो वो हर रोज़ अपना आना चाहता था, पर आतिका के लिए कोई गलत ना समझ ले, इसीलिए खुद को कंट्रोल करता था। अर्जुन को आतिका के लिए बहुत बुरा लग रहा था। हंसती मुस्कुराती आतिका एकदम से जिंदा लाश बन गई थी। अर्जुन को आतिका से प्यार हो गया था, पर वो अपने पहले के बुरे अनुभव की वजह से अपनी फीलिंग्स को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। सौम्या अमेरिका चली गई थी। ऋषि ने आतिका को भी अमेरिका आने के लिए कहा, लेकिन आतिका अपना घर अपना शहर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। अर्जुन आतिका के लिए परेशान रहने लगा था। अक्सर वो देर रात तक गार्डन में बैठकर सोचता रहता था। गंगा जी अर्जुन की परेशानी देख रही थी और समझ भी रही थी, लेकिन वो चाहती थी कि अर्जुन खुद आगे बढ़े। शाम को अर्जुन ऑफिस से लौटते वक्त आतिका से मिलने उसके घर गया। काफी देर तक डोरबेल बजाने के बाद भी आतिका ने दरवाजा नहीं खोला। अर्जुन ने उसके मोबाइल पर बहुत बार रिंग दी, लेकिन उसने कॉल भी नहीं उठाया। कि बेस्ट फ्रेंड रश्मि को कॉल कर उसने बताया कि आतिका कॉलेज भी नहीं आई थी। अर्जुन का दिल किसी अनजान आशंका से धड़क उठा। उसने आतिका के घर का दरवाज़ा तोड़ दिया। आतिका अपने बेड पर बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। अर्जुन तुरंत उसे उठाकर अस्पताल लेकर गया। वायरल फीवर की वजह से वो बेहोश हो गई थी। आतिका जब होश में आई तब उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। रश्मि उसके सिरहाने ही बैठी हुई थी। जैसे ही उसने आतिका को होश में आया देखा, वो उसके गले से लग गई। पता है कितना डर गए थे हम। तुम पिछले 2 दिनों से बेहोश थी। 2 दिन बाद आज तुम्हें होश में आया है। अगर उस दिन अर्जुन जी तुम्हारे घर नहीं आते, तो तुम्हें यहाँ नहीं लाते, तो तुम कोमा में चली गई होती। तुम्हारा बीपी एकदम लो था। पता है यहाँ तुम्हारे साथ अर्जुन जी ही रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी देखभाल की है। पिछले 2 दिनों से उन्होंने न ठीक से खाना खाया है, ना ही सोए हैं। रश्मि की बातें आतिका बड़ी हैरानी से सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन ने उसके लिए इतना किया था। उसे उस दिन क्या हुआ था उसे कुछ याद ही नहीं। तभी अर्जुन डॉक्टर के साथ अंदर आए। आतिका को डिस्चार्ज तो मिल गया था, पर वो बेहद कमज़ोर हो गई थी। डॉक्टर ने पूरे 1 हफ्ते तक आतिका को कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला था। साथ में खान पान का भी अच्छा ध्यान रखने के लिए कहा था। पिछले 6 महीने से जब से उसकी माँ की डेथ हुई थी, आतिका ने अपने शरीर पर, खाने पीने पर बिल्कुल भी ध्यान देना बंद कर दिया था। वो बस कॉलेज से घर और घर से कॉलेज एक रूटीन में ही जी रही थी। इसका परिणाम ये हुआ था कि उसके शरीर में खून की कमी हो गई थी और कमज़ोरी आ गई थी। उसका बीपी काफ़ी समय से लो रहने लगा था। इस वजह से अभी उसकी तबीयत बहुत बुरी तरह से बिगड़ी थी। आतिका अर्जुन को देख रही थी, लेकिन अर्जुन बिल्कुल भी आतिका की तरफ देख भी नहीं रहा था। उसके साथ बोल भी नहीं रहा था। रश्मि ने पहले ही आतिका का सामान पैक कर दिया था। अर्जुन ने आतिका को गोद में उठा लिया और रश्मि को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए हॉस्पिटल से बाहर जाने लगा। आतिका अचानक से अर्जुन के उसको गोद में उठाने से हैरान रह गई। उसे शर्म आ रही थी, लेकिन अर्जुन को किसी की परवाह नहीं थी। अर्जुन ने संभाल कर आतिका को गाड़ी की पिछली सीट पर बिठा दिया। वो खुद ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया। रश्मि दूसरी तरफ से आतिका की बाजू में जाकर बैठ गई। गाड़ी तेज रफ्तार से सड़कों पर दौड़ने लगी। कमजोरी की वजह से आतिका तुरंत सो गई। गाड़ी के रुकने के साथ आतिका की आंख भी खुल गई। उसने देखा तो गाड़ी अर्जुन के घर के बाहर रुकी थी। अर्जुन ने आतिका की तरफ का दरवाज़ा खोला और वापस आतिका को अपनी गोद में उठा लिया। अब आतिका को बड़ी शर्म आने लगी, क्योंकि सामने ही अर्जुन की माँ और रमा मौसी खड़े थे और उनके बाजू में दूसरे नौकर चाकर खड़े थे। आतिका ने धीरे से अर्जुन को नीचे उतारने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन ने अनसुना कर दिया। आतिका ने 2 बार अर्जुन से नीचे उतारने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन ने दोनों बार अनसुना कर दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। आतिका ने कोई उपाय ना जानकर अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। अर्जुन ने आतिका को अंदर लाकर सोफे पर बिठाया और उसके बाजू में बैठ गया। आतिका को अर्जुन के बिहेवियर से बहुत हैरानी हो रही थी। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन उसे उसके घर ले जाने की जगह अपने घर क्यों लेकर आया है। तभी गंगा जी ने अर्जुन से कहा, शादी की सब तैयारी हो गई ना? सब तैयारी हो गई है। मैरिज रजिस्ट्रेशन वाले 11 बजे तक आ जाएंगे। फिर पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे और मैं मंगलसूत्र पहनाकर सिंदूर भर दूंगा। आतिका अवाक से बस अर्जुन की बातें सुन रही थी। अचानक गंगा जी ने आतिका से पूछ लिया, बेटा तुम 1 घंटे बैठ पाओगी ना? बस एक बार शादी हो जाए फिर आराम ही करना। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटे जैसे ही आतिका की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए तुम उसे एक लंबी छुट्टी पर ले जाना, हनीमून पर ले जाना। अब चौंकने की बारी आतिका की थी। उसने सवालिया नजरों से अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने एक मुस्कुराहट के साथ आतिका की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ माँ, आपकी बहू कल 1 घंटा शादी होने तक बैठ जाएगी।
और जब ये ठीक हो जाएगी तब मैं इसे लंबे हनीमून पर ले जाऊंगा। अर्जुन अब भी आद्रिका की आंखों में ही देख रहा था। अर्जुन की बातें सुनकर आद्रिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने शर्माकर अपनी आंखें झुका ली। दोनों ने एक दूसरे को बिना कहे ही अपने प्यार का इजहार कर लिया था। अर्जुन ने आद्रिका से रजिस्टर मैरिज कर ली और उसे मंगलसूत्र पहना दिया और मांग में सिंदूर भर दिया। आद्रिका की खराब तबीयत की वजह से उसने पूरे रस्मों के साथ शादी नहीं की थी, लेकिन शादी के बराबर 1 महीने बाद उसी तारीख को अर्जुन ने आद्रिका के साथ पूरे रस्मों रिवाज के साथ फिर से शादी की। साल बाद जूनियर अर्जुन आद्रिका की गोद में था। दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि उम्र के इस बीच वाले पड़ाव पर दोनों कभी शादी भी करेंगे और दोनों को जोड़ने वाली कोई कड़ी भी उनके ज़िंदगी में आएगी। एक अलग ही रिश्ता बन गया था दोनों के बीच, जहाँ न कभी इकरार हुआ, न कभी दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे को बताई। दो टूटे हुए दिल एक दूसरे का सहारा बन गए और जुड़कर एक पूरा दिल बन गए।